हम लोग जो है 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और किस विषय की भैया, तो पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। इतनी बात को आपने समझा। तो इसमें भैया जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय का नाम है समानता। पहले अध्याय का नाम है समानता और दूसरे अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। याद करो जब मैंने आपको 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको सरकार के तहत यह बताया था कि सरकार जो है समानता और न्याय को बरकरार रखने में जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो काफी चीजें जो है मैं वहां पीछे बता चुका हूं और जो चीजें यहां जरूरी होंगी केवल उन्हीं को पढ़ाऊंगा। तीसरे अध्याय का नाम है बाबू राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य का शासन कैसे काम करता है। और चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। यानी कि जब लड़के और लड़कियां पैदा होती हैं और पैदा होने से उनकी शादी होने तक या उनके मरने तक आप देखोगे तो काफी चीजों में भिन्नता हमें देखने को मिलता है और कई कई जगहों पर जो है बेटी पैदा होने पर जो है उन परिवार के लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। तो होंगे कोई घटिया किस्म के आदमी आज भी पाए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं। हम जो है समाज को कितना भी सुधारने का प्रयास करें 100% बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते। इसीलिए आप देखोगे तमाम जो दार्शनिक हैं, तमाम जो विचारक हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी को ही ले लीजिए। वो तो कहते हैं कि जो बदलाव आप समाज में चाहते हो पहले अपने अंदर खुद के अंदर लाओ, समाज अपने आप ही बदल जाएगा। तो आप ऐसे जो है महात्माओं वगैरह को, ऐसे संतों की वाणी वगैरह को भी जो है ऐसे महापुरुषों से भी प्रेरणा ले सकते हो और सीख सकते हो, खासकर जिनके दिमाग में ये कूड़ा करकट भरा हुआ है। समझ में आई बात? आ गई होगी। फिर उसके बाद भैया औरतों ने बदली दुनिया। आज आप देखोगे तो महिलाएं जो है हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, अपना झंडा गाड़ के आ रही हैं। लेकिन कुछ टाइम पीछे अगर ले जाया जाए तो देखोगे कि महिलाओं की स्थिति जो है काफी अलग तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो इन चीजों को भी जो है जितना जरूरी होगा उतना हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फिर संचार माध्यमों को समझना, जितना समझने की जरूरत होगी उतना समझा जाएगा, बाकी जो है छोड़ दिया जाएगा। तो 6 अध्याय हो गए और 7वें अध्याय में आप पढ़ोगे हमारे आसपास के बाजार। क्या पढ़ोगे? हमारे आसपास के बाजार। अगर आप बाजार को देखें तो इसे हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग चर्चा करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इसको जो है हमें पढ़ना ही है आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना ही है, तो यहां स्किप करके वहां पढ़ लेंगे। इसी तरह से यही मेथड जो है लगाकर हम लोग जो है चीजों को अपने सर से हल्का कर सकते हैं। नहीं तो यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो। और उसके बाद देखो बाजार में एक कमीज, बाजार में एक कमीज। अब देखो बाजार तो हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ लेना है और कमीज यानी कि यह जो है वस्त्र उद्योग से संबंध रखता है। अब आप देखोगे अर्थव्यवस्था में हम लोग उद्योग वगैरह को भी लगभग लगभग जो है पढ़ेंगे। हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे तो उसमें जो है उद्योग वगैरह की चर्चा करेंगे ही करेंगे। और हम लोग जब इतिहास विषय पढ़ेंगे तो उस टाइम का उद्योग, जिस टाइम को पढ़ रहे होंगे उस टाइम का उद्योग धंधा क्या था। और हम लोग जो है जब यूपी स्पेशल या किसी भी राज्य को स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तो उस जिले का, उस राज्य का प्रमुख उद्योग धंधा क्या है, इन सब चीजों को जो है हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं। तो जितना जरूरी होगा केवल हम लोग क्या करेंगे उतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगर स्किप करना होगा तो पूरा का पूरा अध्याय ही हम लोग स्किप करते चलेंगे। अगर एक लाइन जरूरी होगी तो केवल एक लाइन पढ़ेंगे, अगर 2 लाइन जरूरी होगी तो दोनों पढ़ेंगे, अध्याय जरूरी होगा तो अध्याय पढ़ेंगे, नहीं तो चैप्टर क्लोज। और उसके बाद 9वां अध्याय है समानता के लिए
संघर्ष। अगर आप गौर से देखो तो इसे जो है हम लोग छठी की एनसीईआरटी में पढ़ के चले आए हैं। गौर से एक बार देखो इसे, इस अध्याय को एक बार गौर से देखो, समानता के लिए संघर्ष, इसे हम छठी की एनसीईआरटी में पढ़ के चले आए हैं। तो जो बिंदु इसमें जरूरी होगा केवल उसी को पढ़ेंगे, बाकी सारा का सारा स्किप कर देंगे। और आप इसे देखोगे तो ये हमारा इतिहास विषय का भी मुद्दा हो जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास का मुद्दा हो जाता है। तो इतिहास में तो हम इसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने की। और ऑलरेडी हम लोग जो है कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी में इसे पढ़ के चले आए हैं, और जब चले आए हैं तो क्या जरूरत है फालतू बार बार पढ़ने का। बताओ मुझे, जरूरी है या नहीं। कुछ लोगों को लगेगा हाँ अरे बहुत सारा गुरुजी छोड़ चले जा रहे हैं, तो मैं छोड़ बिल्कुल भी नहीं रहा हूं, मैं सारी चीजों को एक एक करके बेहतरीन तरीके से बताते चल रहा हूं, कहां गलती करनी है कहां गलती नहीं करनी है। तो मेरी बातें भले ही जो है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं जो है आपके हित में जो है चीजों को पढ़ा रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं। तो हमें जो है टोटल इस किताब के अंतर्गत 9 अध्याय पढ़ने हैं, 9 चैप्टर पढ़ने हैं। अब जो है इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो भैया अब मैं पहला टॉपिक जो है, पहला अध्याय जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो अगर आप सभी जो है अभी तक अचेत मन से चीजों को देख रहे थे तो भैया सचेत हो जाइए, अपना जो है कॉपी कलम पेन वगैरह उठा लीजिए, अच्छे से जो है लिखते रहिए। अगर बाबू वगैरह का मैसेज आ रहा हो, बाबू वगैरह का फोन आ रहा हो, तो उसको जो है रिटर्न फोन करके कह दो बाबू, सोना, जानू, निमोना, जो भी हो, मैं अभी जो है 1 घंटे सर की क्लास ले रहा हूं, सर की क्लास पूरी हो जान दो, फिर उसके बाद ढेर सारा अपन बात करेगा। ऐसा जो है उसको गोली देखो, आराम से जो है कह दो आराम करो। तो आओ बाबू पहल का अध्याय जो है शुरू करते हैं। पहल के अध्याय का नाम है समानता। क्या नाम है? समानता। और देखो मैं आज की चर्चा में पहला और दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा, आप इसे जो है जस का तस लिख लेना। क्या करना? जस का तस लिख लेना। ये वाली किताब है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिखेगी। और आप देखोगे तो पहला और दूसरा अध्याय मिलाकर आपको जो है लगभग लगभग 18 से 20 पेज में दिया गया है। पहला से दूसरा अध्याय अगर दोनों को मिलाओगे तो 20 से 18 से 20 पेज में दिया गया है। लेकिन मैंने जितना कंटेंट सिलेक्ट किया है उसे अगर आप अच्छी तरह से नोट करोगे तो 1.5 से 2 पेज के अंतर्गत आ जाएगा। कितना? 1.5 से 2 पेज में आ जाएगा। तो अब आप अपने दिमाग से सोचो, आपको 18 से 20 पेज पढ़ना है या 1 से 2 पेज पढ़ना है? अगर आप इसी को जो है जस का तस नोट कर लेते हो, जस का तस उतार लेते हो, तो आगे जब कभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन करेगा तो इसी इतने को पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। कम का कम, अच्छा का अच्छा, एकदम सिलेक्टेड मटेरियल जो आपके आगे भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। तो ये चीजें जो है आपको करना है। तो इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं नोट्स जरूरी है। अगर आप देखोगे तो लगभग 110 पेज की ये किताब है, लगभग 110 पेज की यह किताब है। लेकिन मैं इसी 110 पेज को क्या करूंगा, लगभग 10 से 15 पेज में निपटा दूंगा। कितना? 10 से 15 पेज में निपटा दूंगा। उसी 10-15 पेज को आप लिख लो, दोबारा कभी भी आपको 110 पेज की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप मान लो छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी मान लो 1000-2000 पेजों की है, तो उसे जो है मैं 100-150-200 पेज में निपटा दूंगा और आप उसी का प्रॉपर नोट्स बना लो। फिर दोबारा कभी आपको जो है किताब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं इतने अच्छे तरीके से लिखा के लाता हूं कि आप एक बार देख लो, आप एक बार जो है सुन लो, तो चर्चाएं जो है अपने आप ही समझ में आ जाती है। तो इतनी बात आपके भेजे में आशा करता हूं घुस गया होगा, बैठ गया होगा। अगर बाबू की याद ना आ रही होगी तो, वरना अगर क्लास देख रहे हो इधर
और उधर बाबू का हाल चल रहा होगा कि पता नहीं बाबू ने खाना खाया कि नहीं, पता नहीं बाबू कहाँ होगी, बाबू कॉलेज गई है कि नहीं गई है, ला एक बार फोन में बतिया लेते हैं, सर का क्लासवा तो बाद में देख लेंगे। तो भैया बाबू सोना को कह दो, बाबू थोड़ी देर और, थोड़ी देर, थोड़ा समय जो है मुझे दे दो, उसके बाद जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो बाबू बाबू खेलेंगे। और अगर अभी जो है आप बाबू सोना के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, तो वही बाबू एक दिन कहेगी बाबू पापा तो नहीं मान रहे हैं। अब ये बताओ, तुमने जो है उससे बाबू सोना वाला मटेरियल जो है करियर देख के किया था? नहीं ना, जैसा है वैसे ही ना। लेकिन बाद में क्या आता, बाबू तुम सफल नहीं हुए तो पापा मानेंगे ही नहीं। लो, अच्छा खेला है भाई। और अक्सर आप देखोगे बाबू सोना वाले मैटर में 90 से 95% जो है पापा ही नहीं मानते हैं। तो अगर करियर बना रहेगा तो बाबू सोना जो है आपके आगे पीछे घूमेंगी। बाबू के पापा भी कहेंगे कि अरे ये वाली पसंद है, ले जाओ ले जाओ, साली को भी ले जाओ। तो सफलता बेहद जरूरी है, सफलता नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है। यहां देखो, मताधिकार का, मताधिकार की समानता। अब ये मताधिकार क्या होता है और मताधिकार की समानता क्या होती है? तो मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार, मत, वोट, वोट देने का अधिकार। तो वोट देने के अधिकार में अगर आप देखोगे तो यहां जो है सब समान है। वोट देने की अधिकार की बात आए तो यहां सब समान हो जाते हैं, कोई ना अमीर न गरीब न जाति न पाति कुछ नहीं, जब वोट का टाइम आता है तो। लेकिन वोट के बाद आप देखोगे तो कहानी जो है कुछ और दिखती है। तो खैर ये तो राजनीति वाला मुद्दा हो जाएगा, खैर हम लोग राजनीति पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आप सब में एक खराबी यह है कि अगर कोई शिक्षक राजनीति के क्षेत्र में कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ अच्छा कह रहा है, तो आप सभी कहते हो ज्यादा नेता मत बनो। अरे भाई, आज का जो दौर है वहां पढ़े लिखों की ही जरूरत है राजनीति में। आप अभी वर्तमान में देख ही रहे हो, अनपढ़ 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 चल रहा है खेला। जब उसे खुद ही कुछ नहीं पता रहेगा तो आपके बच्चों के, आपके आपके पिताजी के, किसान आदि तमाम चीजों के बारे में कैसे सोचेगा? उसने तो जो किया है वही करेगा। तो पढ़े लिखों की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है कि वो राजनीति में पहुंचे। तो इसीलिए कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति, कोई भी अच्छा शिक्षक अगर राजनीति के विषय में बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, समझो कहना क्या चाह रहा है, उसका ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना? समझ में आ रही होगी बात। तो आइए जो है समझ लेते हैं भैया कि मताधिकार क्या होता है, मत देने का अधिकार, मताधिकार की समानता क्या होती है। तो आप देखोगे यहां लिखा गया है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों, वयस्कों यानी कि जो वयस्क हो चुका है, जो वोट देने के योग्य हो चुका है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो चुका है, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। यही एक ऐसा लौता अधिकार है जो सबको प्रॉपर मिल जाता है, चाहे वो प्रयास करे या ना करे। ये अधिकार जो है 18 साल का जैसे ही हुआ वैसे मिल जाता है, क्योंकि इससे सरकारों को वोट लेना होता है, जीतना होता है। तो भाई ये अधिकार तो बिना मांगे, अगर आप इसकी इच्छा भी ना करो तब भी ये मिल जाता है। ये ऐसा अधिकार है, एक ऐसा फल है जो बिना मांगे, बिना कहे मिल जाता है। और यहां जो है ना कोई जाति देखा जाता है, ना कोई धर्म देखा जाता है, ना शिक्षा का स्तर देखा जाता है, ना अमीरी देखा जाता है और ना ही गरीबी। समझ सकते हो आप, ये ऐसा अधिकार है, ऐसा फल है जहां कुछ भी नहीं देखा जाता, न धर्म देखा जाता है, न जाति देखा जाता है, न शिक्षा देखा जाता है, न अमीरी, न गरीबी, न औरत, न पुरुष, कुछ भी नहीं देखा जाता। क्योंकि इससे किसको फायदा है? सरकारों को फायदा है।
चुनाव का टाइम आएगा तो लंबी लंबी आके फेंक देगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है, कहानी बदल जाती है। तो जितने भी ये अधिकार हैं तो ये अपने आप ही मिल जाते हैं, खासकर ये वाला अधिकार आपको जो है बिन मांगे मिल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो 18 या 18 से अधिक आयु प्राप्त कर लेता है उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और फिर जो समानता के विचार पर आधारित है, ये चीज समानता के आधार पर आधारित है इसमें जो है, क्योंकि कुछ भी जाति पाति वगैरह नहीं देखा जा रहा है। ये यहाँ जो है आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया गया है, वोट इंडिया। वोट इंडिया यहाँ आपको दिखाया भी गया है, प्रत्येक धर्म की जाति संप्रदाय वगैरह के लोग हैं, लेकिन वोट देने में उन्हें जो है समानता के विचार पर आधारित चीजें मिल रही हैं। समझ में आई बात? आ गई होगी। और हाँ, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं इसके क्लिप वगैरह काट के वायरल मत करना, ठीक है? नहीं तो आप क्या करते हो, क्लिप या निकाल लेते हो, वायरल करते हो कि फला मास्टर ने ई बोल दिया, ई का खिलाफ कूटेंगे। अगर किसी ने वायरल किया तुरंत कूटेंगे, बता दे रहे हैं। फिर देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी एक आत्मकथा लिखते हैं जिसका नाम होता है जूठन। क्या नाम होता है? जूठन। और आप देखते होंगे प्रायः ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो भैया आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा था, अच्छा कंटेंट है, इसे जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है जूठन। जूठन में उन्होंने लिखा कि बचपन में किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो आप जो है जूठन को याद रखे रहिए। यहां देखो किताब भी लगा दी गई है, अगर आप चाहो तो इस आत्मकथा को पढ़ भी सकते हो, पूरी की पूरी किताब है। तो जूठन आत्मकथा किसकी है? वाल्मीकि जी की। कौन से वाल्मीकि? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये सीधा का सीधा जो है एक फैक्ट था, और जब फैक्ट हो तो उसे जो है फैक्ट के तरीके से रट्टा मार के याद करना पड़ता है, या समझ के या जान के याद करना पड़ता है। याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, और सभी का दिमाग जो है अलग अलग तरीके से काम करता है। किसी को सुनते ही याद आ जाता है, किसी को 2 4 5 बार में याद आता है, किसी किसी को महीने लग जाते हैं। तो सबके अपने अपने सोचने समझने जानने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो इतना आप सभी ने समझा। अब देखो यहां लिखा गया है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता, अगर आप देखोगे सही से समझे होंगे तो इसे मैं 6वीं की एनसीईआरटी में पढ़ा के चला आया हूं, लेकिन यहां जो है थोड़ी बहुत चर्चा आप ले लीजिए। देखिए भारतीय संविधान जो है सभी व्यक्तियों को समान मानता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कूड़े करकट सिंपल आपको आज भी मिल जाएंगे जो भेदभाव करते ही हैं। पता नहीं कहां से उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता आती है, एकदम गधे जैसे आदमी, बताओ। लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। असमानता अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, असमानता का मतलब है अमीरी और गरीबी। असमानता का मतलब है अमीरी और गरीबी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने इसके बारे में बताया है। तो देखो संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से आज भी कुत्सित मानसिकताएं जो है समाज में व्याप्त हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये अपने भारत का संविधान है जो सभी को समान मानता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी भैया, कमेंट वाला बक्सा जो है खुला हुआ रहता है हमेशा 24 घंटे, वो बक्सा मैं बंद ही नहीं करता, ताकि उस बक्से में आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सको, आप बता सको, आप हम तक पहुंच सको।
और आपकी क्या समस्या है ये मैं जान सकूं, इसीलिए उस बक्से पर मैं ताला नहीं लगाता। अब देखो, हम लोग संविधान के विषय में आइए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है। तो संविधान भैया किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च दस्तावेज होता है या किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। चाहे दस्तावेज कहो चाहे विधि कहो, बात एक ही हो जाती है। ये परिभाषाएं आपको अलग अलग डिफरेंस भी दिख सकती हैं, लेकिन जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वो भी आपके काम ही काम आएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं तो कोई फालतू की चीजें तो बताऊंगा नहीं कि कौन आदमी जो है गोरू चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, उसे जाके ज्ञान में लेकर आया हूं। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो आप जान लो, संविधान जो है किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होता है। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, या संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और कौन कौन से काम करेंगी। संविधान क्या बताता है? सरकार कैसे बनेगी, सरकार क्या क्या काम करेंगी। समझ में आई बात? आ गई होगी। तो ये आप देख सकते हो, ये संविधान का पिक जो है मैं पीछे दिखा चुका हूं। इसका मन चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पहला अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम लोग जो है दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो स्वास्थ्य है उसमें सरकार की क्या क्या भूमिकाएं हैं, कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, उन्हीं भूमिकाओं को एक एक करके यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और जिन चीजों को मैंने पीछे पढ़ा दिया है या जो चीजें जरूरी नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पहला ही लिख दिया गया है, पहले ही लिख दिया गया है स्वास्थ्य क्या है। क्या है स्वास्थ्य? अगर हम लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हम लोग सारी पीड़ाओं से मुक्त हैं, वही है स्वास्थ्य। यानी कि जिस व्यक्ति को कोई भी रोग ना हो वही है स्वास्थ्य, वही है स्वस्थ व्यक्ति। तो वही चीज यहां लिखा गया होगा। स्वास्थ्य का अर्थ है जब हम किसी भी बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहते हैं, उसी को जो है स्वास्थ्य कहते हैं। यहाँ बगल में जो है एक तो किताब होगी, स्वस्थ कैसे रहें। तो भैया योगा कर, चिंतन मनन कर, छोटी छोटी चर्चाएं हैं, आपको अमूमन पता ही होंगी। ये बात तो आपकी बाबू भी जानती होगी। आपके बाबू से भी अगर ये सब चीज आप पढ़ोगे तो बता देगी, तुरंत बता देगी, हाँ बाबू ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है। इसमें से काफी चीजें तो आपकी बाबू आपका सोना भी बता सकता है। समझ में आई बात? आगे यहां आप देखोगे तो सार्वजनिक और निजी सेवाएं। अब देखो एनसीईआरटी ने यहां लिखा है सार्वजनिक और निजी सेवाएं। आपको आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां सार्वजनिक का मतलब है सभी के लिए। क्या मतलब है? सार्वजनिक का मतलब है सभी के लिए। तो इसे कह दो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। और यहां निजी, आप व्हाट्सएप चलाते हो तो उसमें जो है ताला लगा देते हो ताकि हमारे बाबू और सोना का मैसेज जो है कोई ना देख पावे। तो वो जो है आपकी निजी चीज हो जाती है, वो आपकी निजी चीज हो जाती है। तो निजी यानी कि खास खास के लिए। तो इसे कह दो प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या कहोगे? प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जब मैंने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के बारे में चर्चा कर दिया तो आपको पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना चीजें मैं यहां बताऊंगा, जितना चीजें मैं यहां समझाऊंगा, वो पहले ही आप जान चुके होंगे। वो पहले से ही आपको अमूमन बातें पता ही होंगी कि सरकारी का क्या हाल है, प्राइवेट का क्या हाल है। सरकारी में जो है कभी कभी सेवाएं ही उपलब्ध नहीं हो पाती, कभी कभी दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हो पाती।
और कभी कभी कहीं कहीं तो डॉक्टर ही नहीं रहता, कहीं कहीं तो सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं रहता। वहीं प्राइवेट को देखोगे तो दवाई महंगी और भी तमाम चीजें महंगी, ज्यादा पैसा वाले की जल्दी सुनवाई और कम पैसा वाले के चल हट भाग यहां से। तो तुलना मैंने कर दिया, मैंने जो है इशारा कर दिया, और विद्वानों के लिए केवल इशारा ही काफी है जनाब। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सार्वजनिक यानी कि सरकारी हॉस्पिटल, तो आइए पढ़ लेते हैं। यहां लिखा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अच्छा भैया, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है वो स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। क्या है भैया? स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। जब सरकार द्वारा चलाई जाएंगी तो ये हो जाएंगी सरकारी। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, पीछे मैंने बता दिया, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये क्या होते हैं भैया? आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक आपका जो है शहर में होगा और एक जो है आपके गांव में ही होगा, और ये आपस में दोनों जुड़े रहते हैं, और जुड़े होने के कारण ये शहर वाले को भी जो है सुविधा प्रदान करते हैं, गांव वालों को तो प्रदान करते ही करते हैं। तो इतना बात जो है आपके खोपड़ा में घुस गया होगा, इतना बात आपके दिमाग में घुस गया होगा। बोलो हाँ। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे फिर कहा जा रहा है ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। मैंने बताया ना, एक आपके गांव में होगा और एक जो है गांव से थोड़ा दूर जो शहर टाइप का एरिया होगा, जैसे वहां और भी तमाम चीजों की सुख सुविधाएं होंगी, तो एक वहां होगा, एक आपके गांव में होगा, एक जो है थोड़ा दूर पे होगा, शहर एरिया में होगा। तो ऐसे से क्या होगा कि दोनों का फायदा होगा, शहरवा वाले का भी फायदा होगा, गांव वाले का भी फायदा होगा। तो ये हो गया जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें जो है सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने गांव में देखा होगा तो आपका जो पंचायत एरिया होता है उसी के आसपास एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो तमाम पोलियो वगैरह के ड्रॉप आके समय समय पर पिलाते हैं। समझ में आई बात? तो उन्हें जो है सामान्य बीमारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आम बीमारी हमेशा फैलती फैलती रहती है छोटी छोटी, तो उनकी प्रशिक्षण दी जाती है। तो ये सारा कुछ वही मटेरियल है, आपको मैंने इशारा दे दिया, आप समझ जाओगे। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। कार्य यहाँ कर्म लिखा गया है, यहाँ कार्य कर दीजिए, ठीक है, कार्य कर दीजिए। जिला स्तर पर एक जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। एक ठो क्या होगा कि गौवा गौवा में होगा, एक ठो जो है लगभग लगभग ब्लॉक लेवल पे होगा। जैसे जो गांव से होंगे तो आप देखोगे एक तो आपके गांव में होगा, है ना, स्वास्थ्य केंद्र टाइप का, फिर एक ठो का होगा लगभग लगभग ब्लॉक लेवल पर होगा, और फिर उसके बाद एक ठो जिला लेवल पे होगा। तो जिलवा वाला क्या करता है? ये जिलवा वाला जो है इन सबको देखता है ना, ये जो जिलवा वाला है ये उन सबको देख रेख करता है। और सरकारी का क्या हाल है आप समझ सकते हो। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि बाबू उसका जो है बीएड शायद निकला था, सरकारी मिला था। तो मैंने पूछा बाबू तुम बीएड काहे नहीं कर रहा है? तो वो बोला सरकारी कुछ ना अच्छी है, सरकारी केवल नौकरी अच्छी है, लेकिन वहू में जो है जान ले लिया जाता है। तो भाई उसका मन है वो जाने भैया। तो इतना आपने समझा, इसका भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जैसा मैंने कहा कि लिखते चलो। फिर यहां जो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे जो सरकारियों में काम कर रहे हैं और खाली टाइम में संझा सवेरे जो है, सुबह हो शाम जो है क्या करते हैं, अपना निजी खोल लिए हैं, आके वहां बैठ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग
कर रहे हैं। और बहुत सारा लोग तो अपना जो है प्राइवेट बड़ा बड़ा हॉस्पिटल डाल दिया है, कई डॉक्टर रख दिया है। अब वहां जो है आपको सेवाएं मिलेंगी लेकिन थोड़ा महंगी मिलेंगी, और सरकारी वाले में तो वो नहीं मिलता, भले फ्री मिलता है वो। तो ये आप देख सकते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही समझ सकते हो। यहां आप देखोगे क्या अभी भी सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या अभी भी सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो मेरा जहां तक मानना है भैया, नहीं। क्या आज भी सभी को बराबर रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज भी युवा खुश है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज भी किसान खुश है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज भी महंगाई कम हुई? बिल्कुल भी नहीं। क्या सिलेंडर सस्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं। क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज भी सभी लोग खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज अगर देखोगे तो हर व्यक्ति परेशान है, कोई ना कोई कारण जरूर है उसकी परेशानी का। तो आज के डेट में भैया कोई भी सुखी तो नहीं है। तो आइए देख लेते हैं भैया, यहां कहा जा रहा है हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं। आज क्या हो रहा है, सरकारें प्राइवेट कंपनियों को जो है बढ़ावा दे रही हैं। आज क्या हो रहा है, सरकार प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, और आने वाले समयों में जो है फिर से इन्हीं का रूल हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलामी करेंगे। हो यही रहा है। तो वही यहां देखो, एनसीईआरटी ही आपकी कह रही है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। प्राइवेट संस्थानों का तो अंबाल लगा हुआ है, लेकिन सरकारी के नाम पे आप देखोगे, अभी तो आपने देखा होगा सरकार का नया नियम आ गया है, स्कूल बंद करो, मर्ज करो आपस में। अरे भैया, जो स्कूल बच जाएगा उसका क्या करोगे? यह तो सवाल निकल के आता है। अभी देखोगे सरकार ने जो है ये जो दारू का ठेका है इसको जो है आपस में मर्ज कर दिया है। अब आप अगर दारू शराब लेने जाओगे तो आपको हर वैरायटी एक ही जगह पे मिल जाएगी। देसी चाहिए देसी लो, बियर चाहिए बियर लो, और भी तमाम चीज का चाहिए तो एक्के में आपको मिल जाएगा। तो अब कहो कि हम विकसित भारत बन रहे हैं, और सरकार तो दिन रात चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे महाराज, पहले लोगों को शिक्षा दो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, उनको रोजगार दो, और ऐसा कर दो आपको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे देश वाले चिल्लाएंगे भारत विश्व गुरु बन गया, भारत विश्व गुरु बन गया, तो भैया चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही देख सकते हो, एनसीईआरटी ही कह रही है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। क्योंकि आजकल क्या है, अमृत काल चल रहा है। कौन सा काल? अमृत काल। और इस अमृत काल में जो जितना झूठ बोल सके, जो जितना फेंक सके, वही महान है। और अगर इस अमृत काल में आप जो है बुराई के खिलाफ या झूठ के खिलाफ थोड़ा सा भी सच बोलने निकलोगे तो आप देशद्रोही हो, आप जो है धर्म की हत्या कर रहे हो। तमाम टाइटलों से आपको विभूषित कर दिया जाएगा और 2-4-10 केस भी आप पर ठोक दिए जाएंगे। तो ये अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल का आनंद लीजिए। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। यानी कि जब निजी कंपनियां ज्यादा बढ़ रही हैं, निजी क्षेत्र का ज्यादा जो है प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, तो ऐसे में जो है इन्हीं का प्रभुत्व जमता जा रहा है। जो सेवाएं मिलेंगी यही मिलेंगी। एक बार की बात बताऊं, मुझे जो है हल्का सा थोड़ा सा बुखार आ गया और मैं खुद ही चल के गया अपना जो है दवा ववा लेने। तो उन्होंने भैया 2-4 ठो इंजेक्शन लगा के बढ़िया खून निकाल लिया, और खून निकाल के उसके बाद लाए इतना बड़ा के पर्चा, बोले कि आपका ये कम है, वो कम है, ऐसा कम है, वैसा कम है, आपको तो भर्ती की जरूरत है।
हमने कहा अभी दो तड़ाका मारेंगे खींच के। एक तो हमका हल्का सा बुखार हुआ और हम ही चल के आए, और तुम आए 2-4 ठो इंजेक्शन लगा के खून निकाले, उसके बाद भर्ती कर रहे हो। तो ऐसा हाल है प्राइवेट वालों का। अभी प्राइवेट में आप चले जाओ और कहो कि हमको ये प्रॉब्लम है, और देखो आपका खून उन निकाल के फिर 2-4 ठो पर्चा बनाएगा, आपको बिना बीमारी के भर्ती कर लेगा। ये हाल है। और कहीं कहीं आप देखोगे आदमी जो है चल बसा रहता है, लेकिन फिर भी उसको जो है तरह तरह का सुई दवा लगा लगा के अपना बिल बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे भी गंदे लोग, ऐसे भी घटिया लोग समाज में पड़े हुए हैं। बेचारा मर जाता है, उसके परिवार वाले पता नहीं कहां कहां से पैसा लाते हैं, लेकिन ये गधे, ये नालायक, ये बदतमीज जो है फिर भी उनसे पैसा चूसते हैं। तो ऐसे भी घटिया गंदे लोग आपको इसी समाज में मिल जाएंगे। और ये जो है घटिया चीजें, ये सरकारी, ये प्राइवेट चीजें जो है आपको शहरों में मिलेंगी। और शहर जाने में जो है कभी कभी क्या होता है, गाँव में कोनो आदमी बीमार हुआ, शहर ले जाते रस्तुए में वो चल बसा। तो ये तो हालत है। और आपने बहुत सारे ऐसे केसों को सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या थोड़ा सा शहरी एरिया मान लो उसे, वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इसी वजह से बेचारे का जान प्राण उड़ गया। तो ये सारी चीजें भैया आप देख सकते हो कि अब हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, और आपकी एनसीईआरटी में तीसरे अध्याय का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाओ और उसमें देखो तो आपको तीसरे अध्याय के रूप में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, राज्य शासन कैसे काम करता है। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने मोटा मोटी सबसे ज्यादा विधान सभा के ऊपर बात किया है। तो लगभग लगभग हमारी चर्चा विधान सभा के आसपास से ही केंद्रित तो होने वाली है। अब ये विधान सभा क्या होता है, विधान सभा क्या है, इसमें क्या होता है, अभी तो कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। समझ में आई बात? तो ये आपके चैप्टर का नाम हो जाता है। अब भैया देखिए, एक नाम आता है राज्य विधान मंडल। क्या नाम आता है भैया? राज्य विधान मंडल, है ना, राज्य विधान मंडल। तो अनुच्छेद 168 आप जब देखोगे तो, अनुच्छेद 168 देखोगे तो उसमें कहा गया है कि विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। फिर से एक बार सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? राज्य विधान मंडल की। यानी कि जो आज की चर्चा हमारी होने वाली है उसमें हम लोग जो है राज्य विधान मंडल के अंतर्गत विधानसभा को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आइए पहले एक सूक्ष्म तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ लीजिए, राज्य विधान मंडल हो गया, राज्य विधान मंडल हो गया, और अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा विधान सभा, और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। इतनी बात समझ में आई? अनुच्छेद 168 के अनुसार विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा विधान सभा, और तीसरा हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और जो ये आपका विधान सभा है ये निम्न सदन है, और जो विधान परिषद है ये उच्च सदन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है विधानसभा की चर्चा लेंगे, और राज्यपाल वगैरह का भी जो है विकल्प उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों की चर्चा आपके तीसरे अध्याय में है, तो इन्हें हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। और अब बात यह निकल के आती है कि भैया ये कहां होते हैं? तो भैया जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था होती है, जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था होती है वहां राज्यपाल और विधानसभा होता है। और जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था होती है वहां आपको राज्यपाल भी मिलेंगे, विधानसभा भी मिलेगा, और तो और भैया विधान परिषद मिलेगा।
तो समझ में आ गई होगी बात, है ना। जहां जिस राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है वहां केवल राज्यपाल और विधानसभा मिलेगा, और जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद भी देखने को मिलेगा, तीनों का तीनों देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को लेंगे। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है और वहां आप देखोगे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद सारा का सारा मिलेगा। तो इतना आपने समझ लिया। अब इन्हीं दोनों की चर्चा अभी बीच बीच में आया करेगी, तो इसीलिए मैंने जो है आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए, आपकी नींव जो है मजबूत रहे ताकि आप चीजों को समझ सको, इसीलिए जो है मैंने पहले इसे बता दिया। अब आइए चीजों को देखते हैं। हाँ, अगर ना समझ में आया हो भैया तो वीडियो को जो है पीछे कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, मजा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ भैया आ रहा है विधायक, है ना। विधायक कौन होता है? विधायक कौन होता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने या तो स्कूल लाइफ में या तो कॉलेज लाइफ में झूठे ही कि हमारे चच्चा विधायक हैं, है ना। जैसे मान लो कहीं पकड़ गए, पुलिस ने पकड़ लिया या मास्टर ने खड़ा करा दिया, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आपकी बेइज्जती करा दिया, तो आप कहते हो देख लेंगे हम, हमारे चच्चा विधायक हैं। तो उन्हीं विधायक की बात यहाँ की जा रही है। तो बताओ, आप सभी कमेंट में भी लिखो कि विधायक कौन होता है, बताओ जल्दी जल्दी। तो आइए भैया देखते हैं विधायक कौन होता है। तो यहां दिया गया है विधान सभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। विधान सभा के सदस्य को विधायक कहते हैं या विधायक कहा जाता है। यही विधानसभा की बात बार बार आएगी, मैंने इसीलिए पहले बताया था, है ना। तो देखो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, समझ में आई बात। और इसी विधायक को भैया एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आई बात। अभी कौनो पत्रकार जो है एक ठो नेता से पूछ रहा था कि भैया एमएलए के फुल फॉर्म बताए दो, तो वो नेता जो है इसे मूड़ी खजवा रहा था, का होता है का होता है, पता नहीं का आल अलूल जलूल बक रहा था बेचारा। तो उ नेता को जो है ई हमार वाली वीडियो आप सभी तुरंत शेयर कर दो, ताकि उ नेता भी जो है पढ़ ले, फुल फॉर्म समझ ले, ताकि जब कोनो पत्रकार पूछे तो फटाक से जवाब दे देवे। तो शेयर करो जल्दी जल्दी उ नेता के पास। तो भैया आपको यह समझ में आ गया कि इसी विधायक को एमएलए कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताओ। तो समझ में आ गई बात, विधायक किसे कहते हैं। और भैया विधायक का क्या होता है? चुनाव होता है। विधायक का चुनाव होता है जनता के द्वारा, है ना। विधायक जो है वोट मांगता है गली गली जाके, बाबू भैया दादा दादी सबके पहुआ में जा जाके गिर जाता है कि दादी अम्मा ई बार वोट दे दो। और भैया जीतला के बाद वो कहानियां बदल जाता है, चश्मा लगा लेगा, गरीबों को देखेगा ही नहीं, हट नहीं देखता मैं। तो ना जीतने के पहले भैया पांव वगैरह सब कुछ पकड़ लेगा, लेकिन जीतने के बाद कहानी बदल जाती है। तो ये विधायक का चुनाव होता है, जनता वोट देती है और ये विधायक चुन के वहां पहुंचता है। अब भैया जब पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधान सभा है। मैंने कहा ना पीछे बताया, इसीलिए भारत के हर एक राज्य में क्या है भैया? विधान सभा है। इतनी बात समझ में आई? ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, लिखा है, समझ लीजिए, जान लीजिए। तो भारत के हर राज्य में क्या है? एक विधान सभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। इसे फिर से समझो। भारत, ये अपना भारत हो गया, है ना, ये अपना भारत हो गया। भारत, ये भारत में आप देखोगे हर राज्य में एक एक विधान सभा है, हर राज्य में एक एक विधान सभा है। इतनी बात समझिए आपने, आगे बढ़ते हैं। और देखो हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। जैसे ये तो विधानसभा हो गया, आप समझ लीजिए ये एक राज्य है, ये राज्य, ये भी राज्य हो गया, ऐसे ऐसे आप राज्य बना लो।
अब हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इतनी बात आपने समझा। आगे देखते हैं। अब देखिए 2017 का एक आंकड़ा है। 2017 का एक आंकड़ा है और आंकड़ा है भैया हिमाचल प्रदेश का। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को भैया 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था। हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था या बटा है। 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था तो उसको 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था। वही यह लाइन यहां बताई जा रही है कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटता है या कई निर्वाचन क्षेत्रों में उसे बांटा जाता है। तो इसीलिए यहां जो है उदाहरण भी दे दिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश के उदाहरण के माध्यम से आप चीजों को आसान वे में समझ जाओ। अब देखो, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। इसे फिर से समझिए। देखिए, भारत के हर राज्य में एक विधान सभा होती है और भारत के हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटे होते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जो है जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उसे 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 68 चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे? 68। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 68 का आधा पहले करो। 68 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 34। 68 का आधा करोगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 प्लस है ना, 34 प्लस प्रतिनिधि जिसके तरफ हो जाएंगे, जिस पार्टी के हो जाएंगे, वो जो है सत्ता पक्ष कहलाएगी। जैसे फिर से समझो इसे, हिमाचल प्रदेश जो है कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा? 68। 68 का आधा कितना होगा? 34। अब जो भी पार्टी 34 प्लस सदस्य पा जाती है ना, 34 प्लस सदस्य या 34 प्लस प्रतिनिधि पा जाती है, वह सत्ता पक्ष कहलाएगी और जो इससे कम होगा वो जो है विपक्ष कहलाएगा। तो यही बात यहीं शायद लिखी गई होगी। देखिए, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, तो ये विधायक जो है कैसे बन रहे हैं ये आप देख सकते हो। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक, नोट कीजिएगा इसे, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, अन्य को विरोधी पक्ष का माना जाता है। इतनी बात समझा आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है इसे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आगे आइए चार्ट के माध्यम से। देखिए 2017 में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, इससे पहले आप देखो, है ना, विधानसभा चुनाव के परिणाम कहां के भैया? हिमाचल प्रदेश के। और ये आंकड़ा कब का है? 2017 का है। अब देखो उसे कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 68, है ना। एचपी को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब किसी पार्टी को बहुमत में आने के लिए कितना चाहिए? 68 का आधे से ज्यादा। 68 का आधे से ज्यादा, तो 68 का आधा होगा 34 और 34 प्लस सदस्य जिसके हो जाएंगे, 34 प्लस प्रतिनिधि जिसके तरफ हो जाएंगे, वह पार्टी जो है बहुमत वाली कहलाएगी। अन्य सभी जो है विपक्षी कहलाएंगे। तो देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है। बीजेपी भैया 44 प्रतिनिधि पा जाती है। और उसके बाद यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि आईएनसी, फिर भैया ये 21 सदस्य पाती है। और उसके बाद मार्क्सिस्ट है, इसके पास एक आता है। और जो है निर्दलीय एक आदमी था यानी कि 2 आदमी था। तो ये हो गया। तो अब देखो ये वाली कहलाएगी सत्ता पक्ष, क्योंकि ये बहुमत में है। और ये जो है बहुमत नहीं है, लेकिन ये जो है क्या कहलाएगी भैया? विपक्षी कहलाएगी। और सबसे ताकतवर विपक्षी ये कहलाएगा और ये सब जो है कमजोर विपक्षी कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आप सभी चुनाव वगैरह में संलग्न रहते हैं, कई लोगों ने चुनाव वगैरह कराते हुए होते हुए भी देखा है, तो आप सभी आसान वे में समझ जाओगे। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती
तो भैया वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, 2-3 बार देखो, जो है यहाँ जो है भगभका के ज्ञान ऐसे प्रकाशित होने लगेगा और समझ में आ जाएगा। जब तक ना समझ में आए तब तक जो है चीजों को देखते रहो, समझते रहो, तभी तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें भैया आप देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल होता है उसके विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। पीछे हमने विधायक का चुनाव कराया है ना, विधायक का चुनाव हमने पीछे करा दिया। अब जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद जो सत्ताधारी यानी कि जो पार्टी जीत गई है वो पार्टी क्या करेगी कि सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे और वही जो है क्या बनेगा भैया, मुख्य वाला मंत्री बनेगा। समझ में आ गई। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है वह अपने नेता का चुनाव करेगी और वही जो है क्या बनेगा भैया, मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है ये मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए चारा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। समझ में आई बात। और आजकल के चारा मंत्री चारे खा जाते हैं, सड़क मंत्री सड़कें उड़ा देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री उनका अलग जो है कारनामा है। तो ये देख सकते हो। तो समझ में आ गई होगी बात। जब चुनाव हो जाता है, जो पार्टी जीत जाती है उस पार्टी के विधायक जो है अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो सीएम बन जाता है और सीएम जब एंट्री मारता है तो वो जो है मंत्रियों का चुनाव करता है। जैसे चारा मंत्री हो गया, घोटाला मंत्री ले लो, है ना, हंसी मजाक में लीजिएगा, ठीक है, घोटाला मंत्री हो गया और भी जो है मंत्री हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, पहला विधायक के रूप में और दूसर का मंत्री के रूप में। कुछ विधायकों को क्या कर दिया जाता है, एक आध मंत्रालय दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। जैसे घोटाला मंत्री ले लो, है ना। तो इस तरह से इनके दोहरे कर्तव्य हो जाते हैं कुछ विधायकों के। यहाँ ये शब्द आप गौर कीजिएगा, कुछ विधायकों के। कुछ विधायकों के क्या हो जाते हैं भैया, दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, पहला विधायक दूसर का मंत्री। तो इतना बात समझने में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती भी है भैया तो निश्चिंत आप जो है कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। विधानसभा में क्या होता है भैया, एक ऐसा स्थान होता है जिसमें चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सब जाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर जो है सवाल वगैरह उठाते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा, वहां जाते हैं तो कोई कोई कुर्सी तोड़ने लगता है, कोई कोई जो है माइक से खेलता है और कोई कोई तो उसी में चिल्लाता है। अभी एक नेताजी वायरल हुए थे, चिल्ला रहे थे, हु कर रहे थे, हु। तो ये भी जो है कारनामे इनके सबके सामने आते हैं। तो ये तो था विधानसभा। अब देखो, राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, है ना, पीछे मैंने बता दिया था इसीलिए राज्यपाल। तो राज्यपाल के विषय में क्या जानना है भैया, ये राज्य का प्रमुख कहलाते हैं। राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति भैया केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति भैया कौन कर रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है और ये भैया राज्य के प्रमुख कहलाते हैं। और इनकी नियुक्ति इसीलिए होती है कि जाओ देखो, जो राज्य सरकार वाला है और जो ये विधायक हैं, ये सभी संविधान के अनुसार अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, जाओ देखो और इनको संभालो। तो इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखोगे तो कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं और इसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं। जैसे आपने अभी पीछे देखा होगा, जो चच्चा जी हैं, चाचा नीतीश चाचा, बिहार वाले, है ना, पलटू चाचा, तो आपने देखा होगा
पलटू चाचा को। ये इतना बात भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो नोट करने योग्य बात है वह यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है और राज्यपाल की नियुक्ति क्यों हो रही है। तो ये सारी बातें आप भैया देख सकते हो। अब जो विधानसभा है उसमें जो है बहस वगैरह होती है, और आप सभी ने जो है ये राज्य टीवी हो गया, इधर जो है संसद टीवी करके है शायद, उस पर आप देखते होंगे कि जो बहस वगैरह होती है तमाम, तो वही चीज यहाँ दिया गया है। आपने उतना देखा होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि उससे कुछ ज्यादा इसमें दिया गया होगा, वही लगभग लगभग सब कुछ दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। इसके बाद मंत्री जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन वगैरह को आश्वस्त करते हैं कि इस दिशा में जो है अच्छे से कदम उठाया जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा अध्याय भैया? चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आप सभी ने अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द और भी तमाम समाजों और भी तमाम जगहों पर देखा होगा, जब लड़के का जन्म होता है तो काफी धूमधाम से सब उसे खुशी की तरह, पर्व की तरह मनाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब बेटियां जन्म लेती हैं तो कुछ गंदे लोग आज भी समाज में भरे हुए हैं, जिनकी कुत्सित मानसिकता अब भी रूढ़िवाद को लिए हुए है, तो वो बेटियों के जन्म पर जो है शोक वगैरह मनाते हैं। और जब लड़का बड़ा होगा और जब इधर बालिका बड़ी होगी तो उनके खिलौने वगैरह देखोगे तो लड़कों को क्या दिया जाता है? हाथी, शेर, चीता वगैरह, कि तुम जो है बहादुर हो, शेर हो। वहीं जो है महिलाओं को, इनको बालिकाओं को क्या दिया जाता है? चूल्हा और भी कढ़ाई वगैरह, यानी कि तुम्हें बड़ा होकर ये बनना है। और बालकों को दिया जाता है तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, गाड़ी दिया जाता है, बंगलो वगैरह दिया जाता है कि तुम्हें आगे चल के ये खरीदना है, ये बनाना है। तो आप जो है अंतर अपने आसपास इन सब चीजों को देखते होंगे। तो वही सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने जो है 2-3 लाइनों में इस चैप्टर को निपटा दिया है, ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो और आपकी तैयारी जो है शानदार हो। और जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हैं कि इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि आपको तमाम जो आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लेते हो उससे भी बचाया जाए और आपकी तैयारी को एकदम शानदार नया धार दिया जाए, नई दशा दिशा दी जाए। तो आइए भैया आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो भैया, क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? तो आपका जवाब होगा, मेरा जवाब होगा और भी बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं। आजादी मिले इतना वर्ष हो गया, संविधान को आए हुए इतना वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी हम कई जगहों पर ऐसा देखने को पाते हैं कि आज भी जो है भेदभाव हो रहा है। लड़के और लड़कियों के आधार पर भी भेदभाव अभी भी जो है देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। तो आज भी इसका उत्तर हमें नहीं ही देखने को मिलेगा। आगे देखोगे भैया, बचपन में तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम रो नहीं सकते, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम लड़कों के साथ नहीं खेल सकते, तुम लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते। तमाम प्रकार से आपको जो है रोका जाता है और धीरे धीरे यही चलता रहता है। और जो बालक वर्ग है ये जो है रोता नहीं है, इसको मजबूत बना दिया जाता है। और वहीं बालिका को तू घर के कामों के लिए बनी है, इसके लिए बनी है, और बालकों को कहा जाता है तू लड़की थोड़ी है जो रोता है। तो ये वाला इस पर अप्लाई हो जाता है, तो लड़कियां जो है रोने के लिए बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो। तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है, बहुत खास चैप्टर नहीं है, तो इसीलिए इसे ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। आप देखोगे महिलाएं कितना भी काम धाम कर लें, कितना भी लोगों का देखभाल कर लें,
लेकिन अंत में क्या जवाब मिलता है, तुमने किया क्या, है ना। और ये जो है कोई एकाध परिवार का मामला नहीं है, कोई एकाध दो घर का, एकाध गांव का मामला नहीं है, ये बहुत लोगों का जो है मामला है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ चौथा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर को। कौन सा चैप्टर भैया, पांचवें। पांचवें चैप्टर में भी दिया गया है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया। आप प्राचीन भारत में चले जाओ, जब मानव का उद्भव वगैरह हो रहा था, विकास वगैरह हो रहा था, और पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, निम्न मध्य उच्च वगैरह जब ये सब चल रहा था, तो आप देखोगे मनुष्य घुमंतु जीवन जिएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो घर वगैरह बनाने लगेगा, फिर धीरे धीरे जो है सभ्यताओं का विकास होगा। फिर आप उसमें देखोगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जब तक तो ऋग वैदिक काल चल रहा था, तब तक तो महिलाओं की स्थिति जो है काफी अच्छी थी, ठीक ठाक थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, वैसे ही महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिलने लगती है, गिरावट आ जाती है। और वहीं से जो है स्थिति बिगड़ते हुए बिगड़ते हुए बिगड़ते हुए आजादी के पहले तक बिगड़ी हुई रहती है। लेकिन जब आजादी मिल जाती है, जब संविधान आ जाता है, तब भी वह बिगड़ी हुई दशा कहीं कहीं हमें उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाती है। और लेकिन जब से संविधान आया, तब से महिलाओं की जिंदगी जो है सुधर गई, महिलाओं की जिंदगी बन गई। आज आप देखोगे महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा के आ रही है। तो जितना मैंने समझा है, यही सारा कुछ इस चैप्टर में दिया गया था। मैंने कुछ चीजों को लेकर आया है और उसी को पढ़ दूंगा, वही से आपका कल्याण हो जाएगा। देखोगे भैया, यहां दिया गया है 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। आप देखोगे जब उत्तर वैदिक काल से स्थिति बिगड़ते जाती है और जब आधुनिक भारत आता है, तो कुछ समाज सुधारक, कुछ हमारे जो महान नेता हैं, उन्होंने इन समस्याओं को देखा, परखा, जाना, और फिर इसके सुधार के लिए क्या अच्छा उत्तर हो सकता है, तमाम प्रश्नों को जो है, तमाम उत्तरों को उन्होंने खोज लिया। और खोज लिया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप देख सकते हो। स्कूल कॉलेज अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ था, है ना। पहले क्या होता था कि लड़कियों वगैरह को पढ़ाया नहीं जाता था। खासकर आधुनिक भारत वाला दौर आप देखोगे तो उसमें ऐसा कहा जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। अब बताओ, इसका भैया पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? पढ़ाई से दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ का ही अंधविश्वास फैला रखा था। तो ये सारा कुछ यहाँ आप देख सकते हो, महिलाएं जो है जल्दी विधवा हो जाएंगी अगर पढ़ लिख लेंगी। तो ये सारा जो है आधुनिक भारत का दौर आप देखोगे तो वहां मिल जाएगा। फिर यहाँ आप देखोगे जो 8 मार्च होता है, उसमें भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बात आप जो है नोट रख सकते हो कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो इस तरह से भैया आपका जो 5वां अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे छठे अध्याय को। छठे अध्याय का नाम है संचार माध्यमों को समझना। जो संचार के माध्यम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो संचार के माध्यमों से आप चीजों को देख रहे हो, तो वही संचार का माध्यम है। यही सारा कुछ इसमें दिया गया होगा। देखिए भैया, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया के बारे में यहाँ बात कही जा रही है, और जैसे ही मीडिया का बात आता है, आप सभी जो है अपने मन में सोच सकते हो मीडिया की क्या स्थिति है, मीडिया की क्या दशा है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप बस ऐसे देख लो खाली, बस उतना जरूरी नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखोगे भैया, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ये बात सही है भैया, स्वतंत्र नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे
जिनमें से पहला कारण आप ले लीजिए कि सरकार का उन पर नियंत्रण। अब सरकार का इन पर किस प्रकार से कैसे नियंत्रण होता है उसको समझ लो। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे भैया सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी पीछे देखा होगा आपने, फूले मूवी आई थी, तो सेंसर बोर्ड ने उस पर कट वोट लगवाने की बात कही थी, है ना। और उसी प्रकार से जो तमाम फिल्में वगैरह आती हैं उस पर जो है विवाद वगैरह फैलता है, विवाद वगैरह जन्म लेता है, तो वही सारा कुछ यहाँ दिया गया है, उतना जरूरी नहीं है। और देखो भैया, आपने छठा अध्याय पढ़ लिया, अब आइए सातवें अध्याय की बात कर लेते हैं। सातवें अध्याय में आप देखोगे हमारे आसपास के बाजार, हमारे आसपास के बाजार। तो बाजार के बारे में आप समझ ही सकते हो। जैसे आपको चना वगैरह लेना हुआ, अगर आप गांव में हैं तो दुकान पर चले जाएंगे। बहुत सारा सब्जी और कपड़ा और कई चीजें एक साथ लेना हुआ तो आप मार्केट में चले जाओगे। शहर में अगर आप हैं तो आप मॉल वगैरह में चले जाओगे और भी तमाम जगहों पर चले जाओगे। तो वही बाजार के बारे में इस अध्याय में बात किया जा रहा है, जो कि उतना खास नहीं है। देखो यहाँ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है मॉल। मॉल, समझ में आई बात। मॉल में क्या होता है भैया, एक के साथ बहुत सारा कुछ होता है। कई दुकान जो है उसमें समाहित रहती हैं, उसी में रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाता है। कभी कभी उसी के अंदर आप देखोगे ये सिनेमा घर वगैरह भी मिल जाता है। तो मॉल में जो है बहुत सारा कुछ रहता है। और मॉल में खासकर जो ब्रांड होते हैं, ब्रांडों की चीजें मिलती हैं। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ व्यापारी आ रहा है। व्यापारी का मतलब होता है वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। जैसे एक क्या होगा, अपना ये फसल वगैरह या कृषि वगैरह या खेती वगैरह या कुछ उगाने का काम करेगा तो वो हो जाएगा उत्पादक। और जो सबसे लास्ट में खरीद कर उसकी सब्जी बना डालेगा। जैसे आप इसे उदाहरण के माध्यम से समझो, एक आदमी गोभी लगाया, अब वो गोभी लगाने वाला क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और एक आदमी गोभी को खरीद कर ले जाएगा, सब्जी बना डालेगा, यानी कि उसका उपयोग कर लेगा। तो भैया जिसने गोभी को उगाया और जिसने सब्जी बना डाला, अब इसके बीच में बहुत लोगों ने उस गोभी को बीच बेचा होगा। तो जितने लोगों ने इस बीच गोभी को बेचा है वही सारे लोग क्या हो जाएंगे, व्यापारी हो जाएंगे, वही व्यापारी हो जाएंगे। तो आपने इसे भी समझ लिया। तो सातवां अध्याय हो गया। आठवां अध्याय आप देखोगे तो बाजार में एक कमीज, यानी कि कैसे कैसे जो है सूत वगैरह की कताई होता है, कैसे कैसे जो है ये कपास वगैरह उगाया जाता है, फिर उससे कमीज वगैरह बनाया जाता है। और जब वो कमीज बाजार में जाती है तो उसका कीमत जो है किस किस प्रकार से घटता बढ़ता जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, उसी सब के विषय में ये बात कही जा रही है। समझ में आई बात। और बाजार वाला चैप्टर आप जो है अर्थव्यवस्था में बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, व्यापार वगैरह के बारे में अच्छी तरीका से पढ़ोगे। और ये सूती वाला जो है कमीज वगैरह के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह के बारे में आप देखोगे मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही सारी चीजों को पढ़ा के रख दिया है, कई कई बार पढ़ा के रख दिया है। उन चीजों से ही आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो क्या जरूरत है यहाँ फालतू का बोझा लादने का, फालतू का जो है पढ़ने का। और ये नौवें चैप्टर में है समानता के लिए संघर्ष। अगर आप ध्यान से देखो तो छठी की एनसीईआरटी में काफी कुछ मैंने इसमें से पढ़ा दिया है। और आपकी सातवीं की एनसीईआरटी में भी ये सारा कुछ जो है पीछे मैंने काफी अच्छे से पढ़ा दिया है। और इसे अभी हम बहुत बार जो है बार बार पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको भी हमें स्किप कर देना चाहिए। और इतनी अच्छी भी बातें इसमें नहीं कही गई हैं कि आपकी परीक्षा में वो पूछा जा सके या आपके लिए जरूरी हो। तो इसीलिए इन दोनों को भी एकदम से स्किप कर दो। और यही जो है हमारा और आपका धन्यवाद होगा। और हम लोग फिर से नए सिरे से आठवीं की एनसीईआरटी को लेकर मिलने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और वीडियो वगैरह को शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।